स्वामी जी, अभी कल ही अंतिम वार्ता किसान और सरकार के मंत्रियों के बीच हुई और जैसा कि आप पहले ही कह चुके थे कि वार्ता से कुछ निकलने वाला नहीं है, तो निकला भी कुछ नहीं। लेकिन जाते-जाते मंत्री जी ने सबका राम सलाम दुआ सलाम किया, धन्यवाद ज्ञापन किया। तो ऐसा लग रहा है कि कल का जो वार्ता था, वो आखिरी वार्ता थी किसान नेताओं के साथ और उससे कुछ निकला भी नहीं। और ऐसा लग रहा है कि अब सरकार दूसरे तरह से इस आंदोलन को डील करना चाह रही है। आपने देखा होगा कि 2 दिन पहले एनआईए ने छापा मारा उन लोगों पर जो लोग किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं और वहाँ पर उनकी सहायता के लिए कुछ प्रबंध कर रहे हैं। उन लोगों के ऊपर एनआईए का छापा पड़ा। लेकिन अभी कल रात की ही बात है कि एक घुसपैठिया पकड़ा गया है किसान आंदोलन के बीच और वो ऑन कैमरा इस बात को कबूल कर रहा है कि हमें आज्ञा मिली थी, हमें ऑर्डर दिए गए थे, हमारे साथ कुछ लोग हैं ऑर्डर दिए थे कि 26 जनवरी को जो किसान पैरेड होने वाला है, ट्रैक्टर ट्रॉली पैरेड होने वाला है, उसमें स्टेज पर 4 किसान नेता, जिनके नाम तो उसने नहीं बताया, लेकिन उनके फोटो उनके पास थे। हालाँकि ऑन कैमरा उसने नहीं दिखाया, हमारे पास है नहीं इसलिए मैं गलत चीज़ों को रखना नहीं चाहता। लेकिन उसने कहा कि हमारे पास फ़ोटो है जिन 4 नेताओं को गोली मारनी थी और वहाँ पे दंगा खून-खराबा करना था उनका मकसद। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि अब सरकार का ये जो नीति आप देख रहे हैं, ये कहाँ तक सही है? और राकेश टिकैत जो कि किसान एकता मंच के प्रवक्ता हैं, उन्होंने भी मोदी सरकार पर इसके लिए ये लगाया है आरोप लगाया है कि ये तमाम चीज़ें मोदी सरकार की ओर से की जा रही है। किसान जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ, उसके पहले जब किसान दिल्ली में नहीं आए थे, तब भी किसान आंदोलित थे, किसान हड़ताल कर रहे थे। और जब किसान का बिल बना, तब भी अगर मेरा वीडियो देखेंगे, तब भी मैं कह दिया था कि ये बिल सरकार का नहीं है, ये बिल अडानी अंबानी का है, इसके लिए इसे वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं उठता। रह गई बात कि नरेंद्र मोदी कंडीशनल प्राइम मिनिस्टर बने थे। उन्होंने अडानी अंबानी और वॉलमार्ट, अमेजॉन, माने चाइना की कंपनी अमेजॉन और वॉलमार्ट, या चाइना और अमेरिका के दुनिया के पूंजीपति और देश के पूंजीपतियों से मिलकर के उनको प्रोजेक्ट करके प्राइम मिनिस्टर सिर्फ इसलिए बनाया गया था कि आगे भारत के जमीनों पर कब्जा करना है। आज अगर कोई व्यापार सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल अगर कोई बिजनेस है तो वो है कृषि, खेती और उससे उपजा हुआ अन्न। और समझ लीजिए, आप चाहे कोई भी बिजनेस कर लो, बिना अन्न का तो कोई खा नहीं सकता। तो इनका निशाना जमीन था। अब इन्होंने ये बिल लेके आए अडानी अंबानी के कहने पर। आज नरेंद्र मोदी की मुसीबत यह है कि नरेंद्र मोदी कंडीशनल प्राइम मिनिस्टर, मैंने कहा कंडीशनल प्राइम मिनिस्टर हैं। अगर ये बिल लेने की बात करें, मैंने कुछ पहले भी ये बात कही, दूसरे और चैनल को भी यह बात कहा कि अगर ये बिल लेने की बात करें तो इनका इस रेजिग्नेशन फ्लैश हो जाएगा। इन्होंने ऑलरेडी अडानी अंबानी को इस्तीफा दे रखा है कि हम ये बिल लागू करवाएंगे। कंडीशनल है, अगर ये वापस आने की कोशिश करेंगे तो इनको अडानी अंबानी नहीं छोड़ेंगे। अब अगर ये आगे बढ़ते हैं तो किसान सामने खड़े हैं, किसान पीछे नहीं हटेंगे। इनके पास, मैंने कहा आप कि इनके पास किसानों को कुचलने के अलावा, अगर ये अपने आप को प्राइम मिनिस्टर बनाए रखना चाहते हैं तो इनको किसानों को कुचलना होगा, उनके आंदोलन को कुचलना होगा, उनके आंदोलन को खत्म करना होगा। तो कैसे करेंगे? साम, दाम, दंड, भेद, इन चारों नीतियों का प्रयोग ये कर रहे हैं। डराया भी, धमकाया भी, फाइन भी किया, सब कुछ, लाठी भी चलाई, वाटर कैनन भी चलाया, सब कुछ कर चुके हैं। आगे भी यही करना चाहते हैं। और आपको पता होगा, जैसे कल की बात आपने कही कि उन्होंने पूरी ताकत लगा दी, पूरी ताकत झोंक दी इस आंदोलन को तोड़ने के लिए। पहले मतलब किसानों को ही बांटने की कोशिश की, नकली किसानों को खड़ा करके उनका प्रदर्शन करवाया। ये सब कुछ एक साजिश थी। कहा कि साम, दाम, दंड, भेद का सब कुछ हारने के बाद अब इनके पास रह गया है हथियार उठाएं, किसानों पर गोली चलाएं। तो उसके लिए इनको प्लेटफॉर्म चाहिए।
सीधे साधे बैठे किसानों पर कैसे गोली चला सकते हैं, कैसे लाठी चलवा सकते हैं। तो इनके लिए उसके लिए जमीन तैयार करने की जरूरत है। तो उसके लिए इन्होंने जमीन क्या तैयार किया? जमीन ये है कि एनआईए का जो नोटिस भेजा गया ये उसकी जमीन है। उसके लिए जमीन मतलब लाठी चलाएंगे तो उसके लिए मतलब बैकिंग तैयार कर रहे हैं। फिर उसके बाद आपने कहा कि कल जो हुआ घटना वहां कि एक इन्फिल्ट्रेटर वहां था और वो किसानों को मारने की कोशिश करेगा, ये बात मैं शुरू से ही कह रहा हूं। लेकिन अब वो लाठी और गोली चलाना चाहते हैं और चलेंगे, इसके अलावा उनके पास कोई रास्ता नहीं। लेकिन उसके लिए भी शांति से बैठे किसानों पर कैसे चलाएं, इसके लिए वो जमीन तैयार करना चाहते हैं। अब इसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करके कोई आरएसएस का गुंडा, आपने देखा होगा कि पीछे आपने देखा जेएनयू में जाकर के गुंडागर्दी किए, तोड़फोड़ किए, मारपीट किए, वो आरएसएस के गुंडे थे। आज तक कोई पकड़ा नहीं गया, कोई सामने नहीं आया। और एक अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी शायद ऐसा ही हुआ था। तो ये सारे गुंडे अब इसी तरह से इन्फिल्ट्रेट करवाने की कोशिश की जाएगी। जब वहां भगदड़ मचवाया जाएगा, गोली चलाई जाएगी, तब उसी बहाने पुलिस के द्वारा वहां लाठीचार्ज और गोलीचार्ज करना इनका मकसद है। जो आदमी हत्या से, जो आदमी 59 कारसेवकों को जला करके मुख्यमंत्री बनता है, 44 सैनिकों को उड़वा करके प्रधानमंत्री बनता है, अपने ही 150 से ज्यादा किसानों के मरने की कोई परवाह नहीं करता, एक संवेदना वाला शब्द नहीं बोलता, वो आदमी अपने मंतव्य को हासिल करने के लिए किस हद तक जा सकता है, इसका उदाहरण कल मिल रहा है। और मैं शुरू से कह रहा हूं, नरेंद्र मोदी किसानों पर लाठी चलवाएंगे, गोली चलवाएंगे, और ये सब जो हो रहा है कि वहां पकड़ा गया, मिल गया, ये गया, वो गया, ये सब घुसने की कोशिश करेंगे। जो जेएनयू में दंगा किए थे, जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दंगा किए थे, या जो दूसरी जगह दंगा किए थे, जो इनके दंगाई टीम है, इनकी दंगाई जो दिल्ली में दंगा किया था, वो टीम इनकी यहां काम करेगी और किसानों को भी भगदड़ मचवाएगी, उकसाने की कोशिश करेगी, या इस तरह की कोशिश करेगी जिससे कि पुलिस या नरेंद्र मोदी ये कह सकें कि भाई हम तो मजबूरन लाठी चलाए, हम तो मजबूरन गोली चलाए। तो ये किसानों को का दमन करने का एक प्लेटफॉर्म तैयार करने की नरेंद्र मोदी की कोशिश है। और ये सीधे नरेंद्र मोदी की कोशिश, सीधे अमित शाह की कोशिश है, और इसमें कोई शामिल नहीं है। ये सीधे ये दोनों ही शामिल हैं। अब इनके पास कोई और रास्ता है भी नहीं किसानों का दमन करने के लिए, ये बहाना ढूंढ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन स्वामी जी, मैं आपका ध्यान दूसरी तरफ लेकर जाना चाहता हूं, किसान आंदोलन से अलग। आपने देखा कि सीए एनआरसी शाहीन बाग जब हुआ, शाहीन बाग को हटाने के लिए आपने देखा कि कई तरह के कारनामे करवाए गए, किए गए सरकार अपने पुलिसों के द्वारा, और पुलिसों से नहीं हुआ तो कट्टे देकर बच्चों को भेजा गया और तमाम तरह की बातें हुई। अब किसान आंदोलन में भी कल जो लड़का पकड़ा गया है वो 21 साल का है, और उसको इस तरह की गोलीबारी करने के लिए, दंगा फैलाने के लिए, इस तरह से कुल मिला के कहें तो इस तरीके से युवाओं का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो मैं आपसे यही सवाल कर रहा हूं कि क्या वर्तमान की मोदी सरकार है, उसकी प्रायोरिटी जो पहले थी बेरोजगार युवकों को रोजगार ना देकर उन्हें पकौड़ा तलवाना, क्या अब वो पकौड़ा के बाद दंगाई से प्रमोट करके उसे आतंकी बनाना चाहते हैं? क्या चाहते हैं? यही चाहते हैं। चाहे जाति कोई भी हो, धर्म कोई भी हो, अगर लोगों को उसके कुकृत्य से आतंक होगा, उनके मन में आतंक फैलेगा, तो हम निश्चित तौर पर उसे आतंकी कह ही सकते हैं। इसमें कोई रोकने वाला और इसमें कोई ज्यादा रॉकेट साइंस लगाने की बात नहीं है। तो आप इसके बारे में क्या कहेंगे? भारत में बोलूं, भारत में आज तक जितनी भी आतंकी घटनाएं हुई हैं, उनसे ज्यादा लोगों को नरेंद्र मोदी आतंक का काउंटर करने के बहाने मार चुके हैं। चाहे वो गोधरा हो, चाहे वो दिल्ली का दंगा हो, चाहे वो किसानों का आंदोलन हो, चाहे वो नोट के बहाने लाइन में खड़े करके मारना हो। और नरेंद्र मोदी जब से आए हैं, किसानों की आत्महत्या बढ़ी है, गरीबी बढ़ी है, महंगाई बढ़ी है, महंगाई 30% से 300% तक बढ़ गई है,
भूखमरी बढ़ी है, 55 पोजीशन से 103 पोजीशन पे भारत भूखमरी में पहुंच चुका है। भारत जीडीपी में, विकास में और भूखमरी में अपने सारे अगल बगल के नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, इन सब देशों से भी पीछे चला गया है। तो शिक्षा, आज कोरोना के बहाने शिक्षा को तहस नहस कर दिया गया है। सब घर पे बैठे हैं, पढ़ाई नहीं हो रही है, शिक्षा खत्म हो चुकी है। अब कहने का अर्थ यह है, आपने जो कहा कि क्या अब उन लोगों को जिनको शिक्षा नहीं दे रहे हैं, जिनको जो शिक्षित नहीं हो पा रहे हैं, या जो घर बैठे हैं, जिनको नौकरी नहीं है, उनको इसी तरह से दंगाई बनाया जाएगा? बिल्कुल सही कहा, दंगाई बनाया जाएगा। और उस दंगा करने के लिए, फसाद करने के लिए अब उनको नौकरी पे रखा जाएगा थोड़े थोड़े पैसे देकर के। या आप देख ही रहे हैं कि जो एक सोशल मीडिया वो चलाते हैं, उनका गोदी मीडिया है, फिर उनका आईटी सेल है, जो जिस तरह से एग्रेसिव या गंदे तरीके से लोगों पर आक्रमण करता है, ये सब कुछ करवाया जा रहा है उन्हीं युवकों से जो बेकार बैठे हैं। अब अगर बेकार नहीं बैठे होते तो उनसे ऐसा क्यों करवा भी नहीं पाते? तो जब उनसे इस तरह का काम करवाना है, इस तरह के, जैसे कहा कि यूनिवर्सिटीज में दंगा करवाना, या फिर यहां कोशिश की जा रही है, तो ये काम तभी करवा सकते हैं जब वो बेरोजगार बैठे हों। इन्होंने कहा था कि भारत युवा देश है, युवाओं की जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन आपने सही कहा कि युवाओं को क्या दिया? पकौड़ा, पान, पंचर, इसके अलावा दिया क्या? और देश को इन्होंने क्या दिया? पेट खाली है, आदमी, भोजन नहीं है, भूखमरी है, और आदमी को शौचालय दिया जा रहा है। आप सोचो, मतलब एक तरह से पूरे देश को तहस नहस कर दिया गया है। और अब हम समझते हैं, आप आज जीडीपी 23.9% नीचे जा चुकी है, लेकिन एक तरफ देश की जीडीपी 23.9% नीचे गई है, दूसरी तरफ अडानी, अंबानी और पूंजीपतियों की संपत्ति बढ़ती ही जा रही है। कोरोना को भी अगर मैं कहूं तो एक साजिश है, कोरोना भी एक साजिश के तहत प्लेटफॉर्म बनाया गया उसके लिए। जब कोरोना पहली बार केरला में आया तो कोई भी आइसोलेट नहीं किया गया। 31 जनवरी को कोरोना पहली बार दस्तक दिया था केरला से। पूरे भारत के एयरपोर्ट को आइसोलेट किया जाता तो कोरोना नहीं आता, लेकिन 24 फरवरी तक नमस्ते ट्रंप करते रहे, तब भी चुप नहीं हुए। उसके बाद भी 23 मार्च तक ये मध्य प्रदेश में गिरा करके, चुनी हुई सरकार गिरा करके सरकार बनाई। जब बना लिया 23 मार्च को शाम को, तब 24 तारीख को पूरा लॉकडाउन किया। लॉकडाउन भी साजिश थी। लॉकडाउन साजिश इसलिए थी कि डर करके शहरों से अपने अपने घर भाग जाएं, दोबारा आने की हिम्मत ना करें। अब आप सोचोगे ऐसा क्यों? क्योंकि अब इंडस्ट्री में, जहां ऑफिस में, बिजनेस में टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिकली के कारण अब आदमियों की जरूरत नहीं रही है। एक उदाहरण के लिए देता हूं, एक फैक्ट्री में अगर 1000 आदमी काम करते हैं, अगर मशीनीकरण उसका हो गया तो वो 100 आदमी से काम चल जाएगा। अब उसे 900 आदमी को निकालना है। अगर निकालेगा तो दंगा होगा, फसाद होगा, हड़ताल होगी, बहुत से तूफान आएंगे। और ये पूरी तरह से होना शुरू हो गया था। कुछ जगह ऐसी घटनाएं भी घटी कि जब पूंजीपतियों ने निकाल दिया उनको, तो उन्होंने दंगा फसाद किया। इसका हल क्या निकाला? कोरोना के बहाने लोगों को घर भगा दिया, किसी को हिम्मत ही नहीं पड़ी जाने की। अब जितने लोगों को उनको डरा करके, अचानक लॉकडाउन, उनको घरों तक पहुंचा करके भी लॉकडाउन कर सकते थे, लेकिन अचानक लॉकडाउन किए इसलिए क्योंकि ये मरते जाएं, ये सताए जाएं, ये भूखे मरें, ये डर जाएं और फिर कभी ना आए। कभी ना आए मतलब अब क्या हो रहा है, आपने देखा होगा कि फ्लाइट का टिकट भेज करके या फोन करके बुलाया जा रहा है। कितने लोगों को बुलाया जा रहा है? जहां 1000 काम करते थे वहां 100 आदमी को। एक्चुअली उन्हें 100 आदमी की ही जरूरत थी। अब 900 आदमी को निकाला कैसे जाए? पूंजीपतियों ने यह हल निकाला, कोरोना का ड्रामा। कोरोना के बहाने सबको घर भेज दिया, किसी ने हड़ताल नहीं किया, किसी ने आवाज नहीं उठाई, और इसी बहाने से उनको घर भी भेज दिया। और जब अब उनको 100 आदमी की जरूरत है तो 100 को बुला रहे हैं, 900 को निकाल दिया, छूट गए। यह साजिश इसके लिए इन्होंने किया था कि कैसे, मतलब लोगों को घर भेजना है तो कुछ उसका रिएक्शन ना हो, इसके लिए एक कोरोना का प्लेटफॉर्म सजाया गया।
आज भी जी। अब से तो आपने बोलिए। कहा कि कोरोना कोरोना काल का दुरुपयोग किया, अपने लिए लाभ, जो इनके मन में एजेंडा था इनका, उसको लागू करने के लिए उस कोरोना काल का इस्तेमाल किया। बहुत अच्छा। हाँ। अब हम थोड़ा आते हैं मोदी जी के इंटरनेशनल नेता बनने के। मोदी जी, आपको याद होगा कि अमेरिका के अंदर चुनाव थे और उसमें जाके हाउडी मोदी कार्यक्रम किया। बेसिकली ये कार्यक्रम ट्रंप के चुनावी कैंपेन का एक हिस्सा था। ठीक है। तो इस तरीके से मोदी जी वहां पर जाकर चुनावी भाषण को संबोधित करके इन्होंने दो राष्ट्र के बीच जो एक रिलेशनशिप होता है, बॉन्डिंग होता है, उसको इन्होंने कमजोर करने का काम किया। लेकिन यही कारण है खास करके कि अंधभक्त उन्हें इंटरनेशनल नेता और पता नहीं क्या क्या महापुरुष, दिव्य पुरुष क्या क्या कहते रहते हैं। ये तमाम चीजें की और आज इसका नतीजा हुआ कि ट्रंप जी बाय बाय ट्रंप हो गए। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि मोदी जी की ये जो गलती थी, गलती नहीं, इसे ब्लंडर मिस्टेक कहेंगे, उनकी मूर्खता कहेंगे, इस तरह के काम किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को शोभा नहीं देता है। किसी भी राष्ट्र के आंतरिक मामलों में जाकर दखलंदाजी बर्दाश्त नहीं की जाती है। ये अलग बात है कि हिंदुस्तान और अमेरिका, इंडिया और अमेरिका का ऐसा रिलेशन है कि अभी तक जो बाइडेन के चुने जाने के बाद अभी तक इस तरह के खबरें या इस तरह के इशारे नहीं मिले हैं। लेकिन आने वाले दिनों में कुछ ना कुछ तो इसके खामियां इंडिया को जरूर भुगतना होगा। ठीक है, ठीक है। मोदी जी अंतरराष्ट्रीय लीडर हैं, नेता हैं, क्या हैं, ये तो एक मजाक है। लेकिन मैं बताता हूं, मोदी एक एक जिस तरह के पॉलिटिशियन हैं, इन्होंने भारत में एकमात्र चुनाव जीतने के लिए हथियार बनाया हिंदू और मुसलमान। तो इन्होंने ट्रंप को भी यही सलाह दी होगी कि भाई तुम भी यही नफरत वाली राजनीति करो। तो ट्रंप ने क्या किया? ट्रंप ने अपने यहां गोरे और काले अमेरिकन और गोरे अमेरिकन को लड़ाया, और लड़ा करके जैसे मोदी जी यहां जीत लिए, जैसे मोदी जी यहां फायदा उठा लिए इस नफरत का, उसी नफरत का फायदा उठाने के लिए उनको सलाह दी होगी, और ट्रंप ने वही कोशिश की। अब फर्क यह था कि भारत के लोग कम पढ़े लिखे हैं, या ये समझ लीजिए कि सीधे साधे भोले वाले हैं, जिसके कारण ये फंस गए। लेकिन वहां अमेरिका में पढ़े लिखे लोग हैं, तो वो ट्रंप के जाल में नहीं फंसे और ट्रंप को हटा दिया। अब अगर वही रिएक्शन यहां हुआ होता तो मोदी दोबारा प्राइम मिनिस्टर नहीं बनते। लेकिन यहां वही बोला कि कम पढ़े लिखे होना और भोले होने का दुरुपयोग इन्होंने किया, उस मुद्दे को उठाया, उसी मुद्दे का फायदा उठाकर प्रधानमंत्री बन गए। अब रह गई अंतरराष्ट्रीय छवि की बात। मेरे दोस्त, अगर मैं आपको बताऊं, अब गांव की एक परिभाषा देता हूं, आप भी गांव में रहते होंगे तो आपको समझ में आएगा। गांव में एक आदमी है जो आवारा है, और वो आवारा उसके बाप दादा ने जमीनें और बहुत कुछ, घर जमीन जायदाद सब कुछ बना के गया है, और उसका बेटा आवारा है, बददिमाग है और गलत कर रहा है। तो क्या करता है? खाने के लिए, पीने के लिए, अयासी करने के लिए, बीएमडब्ल्यू में घूमने के लिए, जेट प्लेन में चढ़ने के लिए क्या करता है? वो अपनी जमीनों को बेचता है। मैं अगर गांव पे आऊं तो स्कॉर्पियो गाड़ी में चढ़ने के लिए या अच्छे पोजीशन पे आने के लिए, घर बनाने के लिए वो अपने जमीनों को बेचता है। और जानते हैं, गांव में जो अपनी जमीनें बेचता है, आप भी गांव में के हैं, आपको समझ में आ जाएगा। कोई जब जमीन बेचने के लिए कहता है भाई मैं बेचने के लिए तैयार हूं, तो उसके आगे पीछे 100-200 लोग घूमना शुरू कर देते हैं, खरीदने वाले। एक और आप जानते हैं, जब कोई बेचने जाता है, जब रजिस्ट्री होती है, बेचकर जब आता है, तो सिर्फ उसको मिठाई नहीं बांटी जाती, उसको मिठाई नहीं बांधी जाती, उसके साथ जितने लोग आए रहते हैं उनको भी मिठाइयां बांट दी जाती हैं कि भाई आप भी लेके जाओ। और खुशी का दिन किसके लिए होता है? खुशी का दिन होता है जो खरीदता है, खुशी का दिन उसके लिए नहीं होता जो बेचता है। लेकिन सबसे ज्यादा जो उस दिन का दूल्हा समझ लीजिए, उस दिन का हीरो समझ लीजिए, जब कोई अपनी जमीन बेचने जाता है, वो उस दिन का सबसे प्रमुख व्यक्ति होता है।
आपने देखा होगा गांव में से जब रजिस्ट्री करवाने के लिए ले जाते हैं तो 2-4 लोग हमेशा उसके आगे पीछे खड़े रहते हैं कि भाई कोई बहका न दे और ये भाग न जाए बिना लिखे, बिना रजिस्ट्री किए। होता है ना। नरेंद्र मोदी जब भारत के बाजार को दुनिया में दही दही करके बेचने गए तो बेचने वाले की इज्जत तो होगी। खरीदने वाला बेचने वाले की इज्जत करता है, खरीदने वाला बेचने वाले का जयकारा भी लगाता है, खरीदने वाला बेचने वाले के लिए दुनिया भर की मिठाइयां अच्छी अच्छी बांध के भी देता है। मोदी का कि वही इज्जत है। मैं एक से गांव के परिप्रेक्ष्य में इसको आपको बताया और मैं समझता हूं कि आप भी और आपके श्रोता भी इस बात को समझ जाएंगे जो गांव से रिलेटेड होंगे कि सबसे ज्यादा इज्जत होती है घर बेचने वाले को, अपना जमीन बेचने वाले को, अपना बर्बाद करने वाले को। नरेंद्र मोदी 70 साल गलत सरकारें रही हैं, कांग्रेस रही, जो भी बीजेपी भी रही, कुछ दिन दूसरी और पार्टियां रही, जो भी रही सरकार 70 साल जो भी किया उन्होंने, लेकिन जितना बनाया उन्होंने 70 साल में, नरेंद्र मोदी आज उसे बेच करके बीएमडब्ल्यू में चढ़ रहे हैं, जेट प्लेन खरीद रहे हैं, सुविधाएं खरीद रहे हैं, विदेश घूम रहे हैं, विदेश में इज्जत पा रहे हैं। तो बेचने वाले को अगर गांव की परिभाषा से कहा जाए और बेचने वाले को अगर देश की परिभाषा से कहा जाए तो वो तो सबसे सी ग्रेड का आवारा है। और बेचने वाले को लास्ट में कोई पूछता भी नहीं, जिससे एक बार उसकी जमीनें खरीद लेता है दोबारा दरवाजे पर आने पर चाय भी नहीं पूछता, जो मिठाइयां बांधता रहता है। यानी नरेंद्र मोदी के बाजार को, भारत के बाजार को बेच रहे हैं और जो देश खरीद लेगा दोबारा इनको अपने यहां बुलाएगा भी नहीं, पूछेगा भी नहीं, क्योंकि ये एक आवारा, नाकारा और निकम्मा साबित हो रहे हैं। और निकम्मा आदमी ही बेचता है। एयरपोर्ट को बेचना, रेलवे, आज देख रहे हैं कि जो मालगाड़ी है वो अडानी के नाम से चल रही है, तो कल इसीलिए ट्रेन को बंद भी कर रखा है, चालू भी इसीलिए नहीं किया कि अब जब चालू करेंगे तो पैसेंजर ट्रेन अडानी पैसेंजर के नाम से चलेगी, तो इसीलिए चालू भी नहीं किया है। तो जो बेचता है अपने देश को, वो उसकी तो जो खरीदने वाला है वो पूजा करेगा, लेकिन हम और आप अगर समझदार हैं तो उसके नकारेपन को, उसके निकम्मेपन को समझना चाहिए। भारत के सभी इंस्टीट्यूशन, चाहे कोल इंडिया हो, चाहे बीएसएनएल हो, चाहे जितने भी इंस्टीट्यूशन है भारत को, सबको नरेंद्र मोदी ने बेच दिया। अब बेचने वाले को आप आवारा ना कहें, आप नकारा ना कहें और उसे मसीहा कहें तो बौद्धिक दिवालियापन है इसे, और इससे ज्यादा हम क्या कह सकते हैं। स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद।